बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 7 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने यूट्यूब चैनल पे सहाफ़ी मत्ती उल्लाह जान साहब को एक तफसीली और तवील इंटरव्यू दिया है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक गुजारिश कर दूं कि चूंकि वो इंटरव्यू काफ़ी तवील और तफसीली है, इसलिए मेरी आज की इस वीडियो का ड्यूरेशन नॉर्मल वीडियो की ड्यूरेशन से 5 से 6 मिनट ज़ायद हो सकता है और मेरी कोशिश होगी कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या उनकी तरफ से जो नुकात और सवालात उठाए गए हैं उनका मुदल्लल तफसीली जवाब उनकी खिदमत में पेश कर सकूं। पहले तो मैं उनके इल्ज़ामात पे जो है ना वो जरा करूंगा और दलाइल से उनका इस्तिरदाद करूंगा। उसके बाद सहाफ़ी मत्ती उल्लाह जान और साबिक DG FIA बशीर मेमन की खिदमत में चंद सवालात पेश करूंगा। वो अगर मुनासिब समझे तो उन सवालात का जवाब दे सकते हैं, वरना फैसला सुनने वाले सामीन ने, नाजरीन ने करना है और कौम ने करना है कि किन के दलाइल में ज़्यादा वज़न है और किन के दलाइल में ज़्यादा वज़न नहीं है। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। इसके कई पहलू होंगे आज की इस वीडियो के। साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने मत्ती उल्लाह जान साहब को जो इंटरव्यू दिया उसका अगर मैं खुलासा और जिस्ट बयान करने की कोशिश करूं तो सिर्फ और सिर्फ उसका निचोड़ नाजरीन ये है कि पूरे का पूरा इंटरव्यू शरीफ खानदान और उनके केसेस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। आप पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, सवालों की कंपोजिशन आप मुलाहिजा कर लीजिए और जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं वो भी आप मुलाहिजा कर लीजिए। तो उसका खुलासा ही यही है कि शरीफ खानदान के बारे में एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के अहकामात की वजह से, डायरेक्शंस की वजह से, इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो केसेस बनाए जा रहे हैं, वगरना उन केसेस में कोई जान नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है। ये पूरे के पूरे इंटरव्यू में एक तासुर देने की कोशिश की साबिक DG FIA ने। चुनांचे उन्होंने ये भी कहा कि जो काम मुझसे लिया जाना था वो काम चेयरमैन नैब से लिया जा रहा है और चेयरमैन नैब ने मुझ पे पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम किया है। शुक्र है कि वो मौजूद है। यानी इस तरह का इस इंटरव्यू की जिस्ट यही है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, और इसके अलावा मरियम सफदर के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ, इसहाक डार के खिलाफ, यानी उन तमाम केसेस का भी उन्होंने फर्दन अपने इंटरव्यू में तस्करा किया। तो ये नाजरीन एक इंतहाई गुमराह कुन जो है उन्होंने एक मालूमात लोगों के सामने पेश की है। ये तासुर देना, ये इम्पैक्ट क्रिएट करना कि इमरान खान साहब की वजह से ही ये केसेस शरीफ खानदान पे बन रहे हैं, वरना उन केसेस में कोई जान नहीं है। तो ये गोया ये साबित करना है कि इससे पहले जो शरीफ खानदान था वो उन पे तो कोई केसेस थे ही नहीं, उन्होंने तो कोई करप्शन की ही नहीं है और आज तक पाकिस्तान के रियासती इदारों में से किसी एक इदारे ने भी उनके करप्शन के हवाले से सवालात ना उठाए हैं, ना इंक्वायरी शुरू की, ना इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो तो माज़ला मासूम अनिल खता व नसियान थे, लेकिन ये तो इमरान खान साहब ही हैं जो उन पे केसेस बना रहे हैं, धड़ाधड़ केसेस बना रहे हैं और नैब नियाजी गठ जोड़ है। ये उस इंटरव्यू का खुलासा अगर दूसरे लफ्जों में बयान किया जाए तो वो ये भी है कि नैब नियाजी गठ जोड़ है। ये भी उन्होंने कहा, यानी कि अपने पैराए में, अपने अंदाज से उन्होंने ये कहा। तो नाजरीन, मैं चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि ये बात करना कि नैब नियाजी गठ जोड़ है और इमरान खान साहब उन पे केसेस बना रहे हैं वरना उन केसेस में जान नहीं है, ये सबसे बड़ा गुमराहकुन कंसेप्ट है। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो की थी, उसमें तफसील बताई थी कि कैसे माजी में नैब और नवाज शरीफ साहब का, नैब और शरीफ खानदान का गठ जोड़ रहा है। गठ जोड़ उसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आखिरी 15-20 सेकंड में आपको एक वीडियो का थंबनेल नजर आएगा कि नैब नवाज शरीफ और नैब का गठ जोड़ बेनकाब। आपने वो वीडियो सुननी है। तो नाज़रीन, चंद तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। बशीर मेमन साहब भी इन तफसीलात को मुलाहिजा कर सकते हैं और अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो वो चैलेंज भी कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ
29/2/2000 को नैब ने एक केस शुरू किया, बाकायदा टेकअप किया, और वो केस था कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड इन एंड अराउंड रायवेंड में उन्होंने जो जमीन ली नवाज शरीफ ने और उनके फैमिली के अफराद ने, उस पे 29/2/2000 को नैब ने एक केस शुरू किया, लेकिन 17-18 साल में उस केस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नैब ने कोई पेशरफ्त नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया। चुनाचे वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि नो वर्थ वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड एंड डिस्पाइट द लैप्स ऑफ अबाउट 17 to 18 ईयर्स, और उन केसेस को सरखाने में डाला जाता रहा, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फॉर मिस यूजिंग हिज अथॉरिटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड टू रायवेंड स्टेट, यानी कि वो रायवेंड में जो जमीनें खरीदी उसकी तरफ जो रोड कंस्ट्रक्ट करना था, तामीर करना था, उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने जो है मुख्तलिफ जो जिली कौंसल्स हैं उनके फंड्स को यूटिलाइज किया और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उस पर भी 17/4/2000 को नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बट स्टिल अंडर प्रोसेस। 17-18 साल बाद भी नैब उस पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखा सकी। इसके अलावा नाज़रीन एक और है कि शरीफ ट्रस्ट है, नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शरीफ एंड नवाज शरीफ के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट के हवाले से एक केस शुरू हुआ था नाज़रीन। ये नैब ने टेकअप किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ ही था, खैर सिर्फ अकेले, के 31/3/2000 को ये केस शुरू हुआ था नाज़रीन। और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि 17-18 साल गुजरने के बावजूद भी नैब ने उस पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई, कोई पेशरफ्त। ये जो शरीफ ट्रस्ट थी ये किसी और के नाम से, फ्रंट मैनों के नाम से ये ट्रस्ट बनाया गया, और उसमें जो इमदादी रकूम आती थी उसके अल्टीमेट बेनिफिशरी जो थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो ये केस 2000 में 31/3/2000 में टेकअप किया। 17-18 साल उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा हुदैबिया इंजीनियरिंग मिल्स वगैरह और पेपर मिल्स वगैरह, ये जो केस था ये भी नैब ने टेकअप किया था नाज़रीन 28/2/2000 को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया था, इस वजह से कि नैब ने इस केस के खिलाफ कोई अपील ही नहीं की थी। ये आप लोगों के इल्म में है। और इसके अलावा नाज़रीन इलीगल अपॉइंटमेंट इन FIA बाई नवाज शरीफ साहब ने 42 इलीगल अपॉइंटमेंट्स की थी FIA में। उस पर भी नैब ने 1999 में जो है तहकीकात शुरू की थी, और इस सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि स्ट्रांग एविडेंसेस मौजूद थे, टेबल पे मौजूद थे और नैब को दी गई थी, लेकिन 17-18 साल गुजरने के बावजूद भी नैब ने उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की। इलीगल अपॉइंटमेंट इन LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे ये भी केस बनता था और स्ट्रांग एविडेंसेस मौजूद थे, और नैब ने इस पर तहकीकात शुरू की थी 2000 में, लेकिन 17-18 साल गुजरने के बावजूद भी नैब इस पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखा सकी। तो साबिक DG FIA बहुत तवील फहरिस्त है, वो वीडियो भी आप नाज़रीन सुन सकते हैं तफसील से, जो मैंने अभी आप लोगों की खिदमत में उसका थंबनेल बयान किया है। तो नैब नियाजी नहीं, नैब नवाज शरीफ गठजोड़, ये होता है गठजोड़ के जब इदारे काम ही नहीं करते करप्शन पे। और साबिक DG FIA बशीर मेमन ने एक ऐसा तासुर दिया कि इमरान खान साहब उन पे मुकदमात बना रहे हैं। ये मुकदमात की चंद जो है ना झलकियां मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की है। ये इदारे थे जो हमारे काम कर रहे थे। गठजोड़ ये नहीं होता कि इदारे करप्शन के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ करें और मुतहर्रिक और फाल रहें। गठजोड़ ये होता है कि आपके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू होती है, एविडेंसेस टेबल पे मौजूद होती हैं, और 17-18 साल उन केसेस पे कोई पेशरफ्त नहीं होती, कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए जाते, कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है। ये असल में गठजोड़ होता है। और नाज़रीन इसके अलावा एक और बात बता दूं कि यही साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब भी थे कि जिन्होंने 25 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल फेक अकाउंट्स में JIT मुरतब की थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के कहने पे, और वो 25 वॉल्यूम 25 जिल्दें जो हैं जो जाली अकाउंट्स के हवाले से थी, पीपल्स पार्टी ने जो फ्रंट कंपनीज बनाई थी और फेक अकाउंट्स बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं। ठीक है, तो यही DG FIA जो थे बशीर मेमन उस कमीशन की या उस टीम की सरबराही कर रहे थे। ठीक है,
तो अगर ये डीजी एफआईए इतने सच्चे हैं तो इसका मतलब यह है कि 25 वॉल्यूम में लिखा गया एक एक लफ्ज भी सच्चाई पे मबनी है। फिर मती उल्लाह जान साहब को यह भी तस्लीम कर लेना चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी जो आज वेला कर रही है कि इमरान खान साहब जो है ना एहतसाब को सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब, और एक डीजी एफआईए की बात पे जो बशीर मेमन है, तो उन्होंने जो बाकायदा ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन की है, ये तो एक बयान दिया है ना, ऑफिशियली जो इन्वेस्टिगेशन की है और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की सबसे आला अदालत में वो इन्वेस्टिगेशन जमा हुई है, वो रिपोर्ट जमा हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सहाफ़ी उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं, किसी एक उसूल पे तो आ जाए ना। अगर उनकी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज इंटरव्यू में उस पे वो आमन्ना व सदकना कहते हैं, तो 25 वॉल्यूम जो उसने बनाए उस पे आमन्ना व सदकना क्यों नहीं कहते? तो इसका मतलब यह कि आप बुग़्ज़ और तासुब में अंधे हो चुके हैं कि वहां पे इसी शख्स की इन्वेस्टिगेशन को आप तस्लीम नहीं करते और यहाँ पे एक बयान को आप जो है ना बतौर हुज्जत और बतौर दलील पेश करते हैं। और नाज़रीन, साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुझे आला हाई जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हटाया। फिर मत्ती उल्लाह जान ने पूछा कि कौन, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। यानी अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे हिदायत दी, मैंने नहीं मानी तो उसके बाद मुझे निकलवा दिया। अब आप सुन लीजिएगा नवाज शरीफ साहब की 20 सितंबर की तकरीर, उसमें वो कहते हैं कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, इमरान खान को कोई इख्तियारात हासिल नहीं है। और नवाज शरीफ ने उस तकरीर में यह भी कहा कि अदलिया को मॉनिटर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, अदालतों को मैनेज किया जाता है, नैब को मैनेज किया जाता है और ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर का मरकजी नुक्ता था और उनका यह कहना था कि इमरान खान साहब के साथ हमारा मुकाबला इसलिए भी नहीं है कि इमरान खान साहब के पास इख्तियारात ही नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म को काम करने दिया जाता ही नहीं है। अब जब डीजी एफआईए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुझे कह रहे थे, फर्ज किया मान लेते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ही मुझे निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पास तो इख्तियारात हैं। भाई आप तो कह रहे हैं कि अदालतों में एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे बंदे लगाए जो सर झुकाते हैं, नैब में एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे बंदे लगाए जो सर झुकाने वाले होते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अदालतों पे प्रेशर है और हम अदालतों की जंग लड़ेंगे, तो आपका तो पूरा बयानिया ही जमीन बोस हो जाता है। भाई आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास इख्तियारात हैं और इससे यह भी साबित फिर हो जाता है कि इमरान खान साहब जो है उनको काम करने दिया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका जो पूरा बयानिया वही जमीन बोस हो जाता है। तो अब इस उसूल पे भी वो नहीं आएंगे, यहां पे भी वो नहीं आएंगे, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को लान और तान करते रहेंगे। दूसरी तरफ डीजी एफआईए कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने निकलवाया है, इस हुकूमत ने निकलवाया, मुझे इमरान खान साहब बुलाते थे। तो भाई किसी एक उसूल, किसी एक कायदे, किसी एक ज़ाब्ते पे तो आ जाए ना। अगर इनकी बात दुरुस्त तस्लीम करते हैं तो फिर आप पीपल्स पार्टी को करप्ट तस्लीम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है सियासत में और हुकूमत चलाने में, उस बात को आप दुरुस्त तस्लीम करेंगे तो उस उसूल पे भी आप नहीं आएंगे। लेकिन एक बयान है जिस पे एक हंगामा नाज़रीन खड़ा कर दिया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन मैं एक और बात बता दूं, बातें बहुत सारी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने चूंकि एक मुकम्मल जो है वो चार्जशीट पेश की है। नाज़रीन आज तक मैं ये समझता रहा कि इमरान खान साहब के मुखालिफ या इस हुकूमत के मुखालिफ जो सहाफ़ी हैं वो शायद सहाफ़ती इक़दार से जो है वो थोड़ी बहुत वाकफियत रखते होंगे, उनके कुछ उसूल ज़रूर होंगे, लेकिन बखुदा ये इंटरव्यू लेने के बाद जिस किस्म के ट्वीट मती उल्लाह जान साहब की तरफ से, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और दीगर सहाफ़ियों की तरफ से किए जा रहे हैं, तो मैं इस बात पे कन्विंस हो गया हूं कि इन लोगों को सहाफ़ती इक़दार का, सहाफ़ती उसूलों का, रियासती ज़मामे कार का 1% भी ना इदराक है, ना ही कोई इल्म है। और वो कैसे नाज़रीन, एक शख्स है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं, ठीक है, आप इनकारी हैं, आप कहते हैं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है, मैं कहता हूं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। अब मेरे और आपके दरमियान एक तनाज़ो हो गया है, तो इसका फैसला कौन करेगा नाज़रीन? इसके लिए रियासत होती है, रियासती इदारे होते हैं, रियासत के चंद कवानीन होते हैं और उन कवानीन के तहत रियासत ने इदारे तश्कील किए होते हैं कि वो उन इल्ज़ामात की तहकीकात करेंगे। मसलन मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि जब पनामा पेपर्स का इंकशाफात हुए नाज़रीन, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रोडों पे निकलने का ऐलान किया और कहा कि इन फ्लैट्स की तहकीकात होनी चाहिए कि इनके लिए पैसा कहां से आया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और हमने ये नहीं कहा कि नहीं ये करप्शन के पैसों से लिए गए, क्योंकि मुतालबा इमरान खान साहब ने भी यही किया कि इनकी तहकीकात होने चाहिए। भाई
और किस तहकीकात किस पे होंगी। एक कानूनी और लीगल फोरम्स मौजूद हैं जो कि आईनी फोरम्स हैं, जिसको आइन ने इख्तियार दिए हैं कि इस किस्म के तनाजुआत का जो फैसला है वो लीगल फोरम्स पे होगा, रियासती इदारों के जरिए होगा, और कानून ने जिन इदारों को ये इख्तियार तफवीज किए हैं वो ये फैसला करेंगे। तो इमरान खान साहब ने भी यही कहा। उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उसके बाद JIT बनी, नैब ने उस पर तहकीकात की, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंसेस बने, गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। उसके बाद फैसले आए कि लंदन फ्लैट्स जो लिए गए ज़राए इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम शरीफ फैमिली नहीं बता सकी। तो ये रियासती इदारों ने एक फैसला किया, ठीक है। अब ये सहाफ़ी मत्ती उल्लाह जान साहब और ये बशीर मेमन साहब या दूसरे लोग हैं जो हवारी हैं, जो ट्विटर पे इन्होंने वावेला जो है ना वो एक शोर गौखा बर्पा किया हुआ है। मैं उनसे पूछता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया, मरियम नवाज को सजा दी, उसके बावजूद भी आप लोग जो है ना उनकी हिमायत करते हैं, उनको हीरो के रूप में पेश करते हैं। लेकिन यहां पे एक DG FIA का इंटरव्यू, एक फर्द का इंटरव्यू, एक फर्द का बयान और इल्जाम किस उसूल के तहत तस्लीम किया जाए, आप मुझे बताइए। किस फोरम पे यह साबित हुआ है? वहां पे तो हम उस वक्त भी कहते रहे कि पनामा के जो इंकशाफात हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इदारे करेंगे। तो यहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं जी, एक शख्स ने कह दिया और फिर फैसला सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो मुकद्दस नहीं होते और वो काबिल तस्लीम नहीं होते। तो ये लोग हैं जिनके साथ हमारा मुकालमा है, जिनके साथ हम मुबाहिस में उलझे हुए हैं, जिनके कतई तौर पे कोई उसूल ही मौजूद नहीं है। नाज़रीन, कोई उसूल है ही नहीं, ठीक है। तो अब इन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है। अब आप देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश की और फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए कि कैसे इदारे माजी में गैर मुतहरिक और गैर फाल थे, ठीक है, इनएक्टिव थे, इन्वेस्टिगेशन मटेरियल मौजूद था, लेकिन 17-18 साल उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तो क्या मौजूदा हुकूमत में भी ये इदारे मेनवान ऐसे ही चलने चाहिए कि करप्शन के सबूत मौजूद हों, स्ट्रांग एविडेंसेस मौजूद हों, लेकिन 17-18 साल जो है उस पर कोई भी कार्रवाई ना हो? तो अगर इदारों ने इस हुकूमत में भी ऐसे ही काम करना है तो फिर तो अच्छा ही था कि ये हुकूमत ना होती, फिर तब्दीली किस बात की। तो इमरान खान साहब एटलीस्ट जो है वो इदारों के सरबराह से बुला के ये तो पूछ सकते हैं कि कहाँ तक ये पेशरफ्त पहुंची है और किन किन लोगों की पहुंची है। यानी ये तो पूछ सकते हैं ना कि कोई पेशरफ्त पहुंच भी रही है या नहीं। यहाँ जैसा कि वो कि 18, 19, 20 साल जो है वो खामोशी से जो है ना वो फाइलें पढ़ती रही और चंद फाइलों को जो है वो आग लगा दी जाती थी। तो ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। और इसके अलावा एक और बात भी बता दूं कि यही बशीर मेमन के जो इल्ज़ामात है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, JITs बनाएं, जो भी बनाएं, वो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद अगर कोई फैसला आता है तो उस पर हम तस्लीम करेंगे। फर्द वाहिद जो है वो फैसला नहीं कर सकता। इस तरह तो कल को वफाकी वजीर उठ जाएगा, आप मुझे बताइए, वो कहेगा कि DG FIA साबिक DG FIA बशीर मेमन ने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे, मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे, तो क्या वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा? नहीं, उस पर भी जो ना लीगल फोरम्स पे इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तहकीकात होगी, एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इससे पहले माजी में हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार होते हैं, हामिद मीर कहते हैं कि खुर्शीद शाह ने मुझे बैंक अकाउंट चेक कराया है और उसमें 24 लाख रुपए मौजूद थे। क्यों? आइन ने, कानून ने हामिद मीर को यह इख्तियार दिया है कि वो आपको जाके चेक कराए। ये इन्वेस्टिगेशन करना इदारों का काम है या हामिद मीर का काम है? मुझे ये बताएं, हामिद मीर को किस कानून के तहत खुर्शीद शाह ने चेक कराया? भाई यही लोग जो हैं इदारों के पास जाके फिर सबूत पेश नहीं करते कि मेरे पास 24 लाख हैं, भागे भागे चले जाते हैं हामिद मीर के पास। यही कुछ आज मत्ती उल्लाह जान साहब कर रहे हैं कि बस जी साबित हो गया, बस जी साबित हो गया। इस तरह तो फिर मैं आप पे इल्जामात लगा लेता हूँ, भाई मत्ती उल्लाह जान साहब, मैं आप पे इल्जामात लगा लेता हूँ, तो फिर वो साबित हो जाएगा क्या? नहीं, फिर आप उस वक्त ये कहेंगे कि आप आए जमशेद अंसारी साहब और अदालत में सबूत पेश करेंगे उस वक्त, और यही मुकदमा हमारा है आज। तो नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद भी और इस इंटरव्यू के मज़ीद हिस्सों पे भी मैं तफसीली गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। आज की वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इल्ज़ामात की नोयत ही ऐसी थी। चंद पॉइंट्स हैं जो मुझसे मिसिंग हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और आप फैसला कर लीजिएगा। और आखिरी सवाल नाज़रीन, आखिरी सवाल,
कि इन लोगों का ज़मीर हमेशा रिटायरमेंट के बाद क्यों जागता है। ये बात मुझे कोई समझा दे, बशीर मेमन साहब मुझे समझा दे, ठीक है। वो उनके बकौल के मैं आज़ाद कश्मीर में बड़े ओहदों पे रहा हूँ, पंजाब में बड़े ओहदों पे रहा हूँ, तमाम जगहों पे मैं बड़े ओहदों पे रहा हूँ, तो क्या 30-40 सालों में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा है और उनसे आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी और नाजायज़ मुतालबा बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया इन 30-40 सालों में? अगर किया है तो उस वक्त उनकी ज़बान पे क्यों नहीं आया? और इन लोगों का ज़मीर रिटायरमेंट के बाद और तमाम तर मराआत अपने तसर्रुफ में लेने के बाद ही क्यों जाग जाता है? और उस वक्त ये वलीउल्लाह बनने की क्यों कोशिश करते हैं कि हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ठीक है, हम मदीना मुनव्वरा गए, खाना काबा गए। वो अल्लाह के साथ इनका मामला है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़मीर का जागना, और वो भी उस वक्त जब आप जो है ना ओहदे से हट जाते हैं, नाकाबिल फ़हम बात है नाज़रीन। लेकिन बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फ़र्द वाहिद का फ़ैसला और फ़र्द वाहिद का इल्ज़ाम रियासती उसूलों के ख़िलाफ़ है, कानून और आइन के ख़िलाफ़ है, किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और जैसे कि मैंने और एस्पेक्ट्स भी बताए कि अगर उनकी इस बात को बिलफ़र्ज़ वल महाल दुरुस्त तस्लीम भी कर लिया जाए तो 25 वॉल्यूम JIT की और नवाज शरीफ साहब का पूरा बयानिया जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। पहले उनसे तो रुजू कर लें, फिर उसके तस्लीम करने पे भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।